चेक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 एंड 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसकी डिस्कशन शुरू करने लगे हैं हम। न्यूमेरिकल एओपी का है या न्यूमेरिकल बिजनेस का है, ये वाला चैप्टर के इस चैप्टर के बगैर आपका पेपर नहीं बन सकता। आप अनडाउटेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ योर कोर्स है, इसको शुरू करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन में वो कहता है ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग, वोकेशन, प्रोफेशन एंड कॉमर्स। सर वोकेशन का वर्ड प्रोफेशन का सिनोनिम होता है। सब पेशे से कोई चीज़ कमा रहे हैं, कारोबार करके कमा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके कमा रहे हैं, ये बिजनेस है सर। आप बिजनेस में या कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, गुड्स या सर्विसेज, दो ही चीज़ें होती हैं, वो ऑफर कर रहे होते हैं। आप अपने पेशे से कोई चीज़ कमाते हैं, आप सीए करते हैं, अपनी फर्म खोलते हैं और ऑडिट करके पैसे कमाते हैं, वो भी बिजनेस है। आप कोई चीज़, टेंजिबल चीज़, गुड्स बेच कर पैसे कमाते हैं, वो भी बिजनेस है। तो सर अगर आप हायर कर मतलब अगर आप जो है वो लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी से कोई चीज़ कमाते हैं, वो भी बिजनेस है। सर बिजनेस रिलेशन से जो फ़ायदा भी आप उठाएंगे वो बिजनेस है। बिजनेस रिलेशन से जो फ़ायदा भी आप उठाएंगे, आपने एक बैंक से लोन लिया और बैंक को कहा जी पिछले 25 साल से मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास पैसे वापस करने को नहीं है, तो बिजनेस रिलेशन उसने आपको लोन माफ़ कर दिया। अब ये बिजनेस रिलेशन की वजह से लोन माफ़ हुआ है, ये भी आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। आपको पता है मुदारबा में एक दो तरह के लोग होते हैं, एक स्किल वाले लोग होते हैं और एक पैसे वाले। ये स्किल वाले लोग जो पैसा कमाते हैं उनके लिए वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है। अगर प्रॉफिट ऑन डेट कमाया जाए, बैंक प्रॉफिट ऑन डेट कमाती है, वो प्रॉफिट ऑन डेट बैंक के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है। सर जी लीज, स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लीजिंग कंपनी और मुदारबा, अगर ये 5 इदारे चीज़ें किस्तों पर देकर पैसे कमाएं तो वो भी उनके लिए जो किस्तें होती हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती हैं। और ये वाली बात जो आपको पहले भी बताई थी कि जनाब अगर म्यूचुअल फंड प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर अगर रेजिडेंट पर्सन हो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होता है, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन हो तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। जब हम इनकम की बात करते हैं तो इसमें सारे हेड्स आ जाते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो रेजिडेंट पर्सन भी जो बिजनेस पाकिस्तान में कर रहा है और जो पाकिस्तान से बाहर कर रहा है वो सारा टैक्सेबल इन पाकिस्तान होता है, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ जो पाकिस्तान में बिजनेस करता है वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होता है। सर बिजनेस रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? तो इसका जवाब है कि बिजनेस दोनों बेसिस पर टैक्स हो सकता है, लेकिन कंपनी के केस में ऑप्शन नहीं है। कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस है। कौन सा खर्चा इनकम में से माइनस करेंगे? जो सारे का सारा और सिर्फ बिजनेस के लिए हो, होली एंड एक्सक्लूसिवली। सर जी याद रखना, टैक्स वाले नोशनल इनकम को नहीं मानते, टैक्स वाले नोशनल फर्जी इनकम को नहीं मानते, टैक्स वाले रीवैल्यूएशन को नहीं मानते। सर ये बिल्डिंग 20 करोड़ पे की है, रीवैल्यूएशन कराने में पता चलता है ये बिल्डिंग अब 28 करोड़ की हो गई है, तो बैठे बैठे
ना इस बिल्डिंग में कुछ इजाफा हुआ, 8 करोड़ रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, टैक्स वाले कहते हैं ये वाला गेन अनरियलाइज्ड गेन है, टैक्स वाले इस नोशनल गेन है, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। हाँ, अगर 28 करोड़ की ये बिल्डिंग बेच दी जाए, इसका मतलब है ये गेन रियलाइज हो गया है। जो रियलाइज गेन होता है टैक्स वाले सिर्फ उसको मानते हैं। सर जी, अगली बात यह है, टैक्स वाले रियल प्रॉफिट को मानते हैं, नोशनल को नहीं मानते। टैक्स वाले इंपेयरमेंट को नहीं मानते, टैक्स वाले रीवैल्यूएशन को नहीं मानते, टैक्स वाले डॉलर में अगर आपने किसी को पे करना है और डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो उसको नहीं मानते, टैक्स वाले डॉलर में आपने किसी से पैसे लेने और डॉलर की कीमत बढ़ जाए उसको नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, हम जितना आपने किसी को डॉलर देने थे, डॉलर की कीमत बढ़ गई, आपको नुकसान हो गया, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। हाँ, जब आप एक्चुअल में पे करेंगे टैक्स वाले उसको मानते हैं। तो सर वो कहते हैं रियल प्रॉफिट्स है, नोशनल प्रॉफिट्स ना हो। सर जी आगे चलते हैं। प्रॉफिट्स कैन अराइज ओनली आउट ऑफ ट्रेडिंग रिसीट्स। प्रॉफिट ट्रेडिंग रिसीट्स के तौर पर प्रॉफिट अराइज होते हैं ओनली आउट ऑफ ट्रेडिंग रिसीट्स। कैपिटल रिसीट आर नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली टैक्सेबल। यह 2 तरह की रिसीट्स होती हैं, एक ट्रेडिंग रिसीट होती है और एक कैपिटल रिसीट होती है। ट्रेडिंग रिसीट एक ऐसी रिसीट होती है जो ट्रेडिंग रिसीट एक ऐसी रिसीट होती है जो कि ऑर्डिनरीली जनरली इनकम को वसूल करने के लिए होती है और वो इनकम ही होती है। जैसे आप डेटर से पैसे लेते हैं, ये ट्रेडिंग रिसीट है। जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे आप कैश सेल्स करते हैं तो ये ट्रेडिंग रिसीट है। लेकिन कुछ होती है कैपिटल रिसीट जो कि आम हालात में वसूल नहीं किए जाते, और जैसे आपने मशीन बेचकर जो पैसे वसूल किए हैं ये ट्रेडिंग रिसीट नहीं है बल्कि कैपिटल रिसीट है। ट्रेडिंग रिसीट टैक्सेबल होती है, कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती अनलेस एक्सप्रेसली बताया ना गया हो। और सर वो कहता है ये 5 रिसीट्स जो हैं ये टैक्सेबल होंगी चाहे टैक्स पेयर बिजनेस करे या ना करे। वो कहता है अगर आप सर जी रिकवरी इन कैश, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, अगर पैसे आपने पे किए थे, बाद में एक्सपेंस किया था, बाद में पैसे रिकवर हो गए तो वो आपकी इनकम होगी। ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस मैंने चैप्टर 4 में कल आपको पढ़ाए हैं। सर डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर जो पैसे वसूल हुए वो इनकम है? नहीं। डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर जो गेन हुआ वो इनकम है? यस। बैड डेट जो रिकवर हुए वो इनकम है? यस। ट्रेडिंग लायबिलिटीज, फिर वही बात, 2018 का खर्चा था, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 2022 में वो इनकम में शामिल हो जाएगा। पढ़ाया ना सर, वो वाली बात है सर। सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, कारोबार ख़त्म होने के बाद जो पैसे आपको मिले वो भी आपके लिए इनकम होंगे। सर जी ये सारी चीज़ें टैक्सेबल होंगी चाहे टैक्स पेयर बिजनेस करे या ना करे। ये आपके साथ डिस्कस हो गई बातें। अब ज़रा अगली बात कर लेते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग की। यूनिट 3 की तरफ आ गया हूँ मैं फ़ौरन। वो कहता है बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंटिंग का मेथड है, एक्रूअल है या रिसीट है? तो भाई उसने कहा ये दोनों है। अलबत्ता जो मेथड भी एक बार एम्प्लॉय करो रखो उसको रेगुलरली लेके चलो। दूसरे नंबर पे A company shall account for income chargeable to tax under that income from business on accrual basis। सर जी बिजनेस एक्रूअल पर रिसीट पर दोनों पर हो सकता है। कंपनी के लिए लाजमी है कि एक्रूअल बेस हो सर जी, और कंपनी के अलावा इंडिविजुअल और एओपी के लिए रिसीट और एक्रूअल दोनों हो सकते हैं। सर जी बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा any class of person shall account for income chargeable to tax under that income from business on a cash on or accrual basis। सर जी
वो कहता है बोर्ड बाज़-औक़ात किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन पे लागू कर देता है कि आपने एक्रूल बेस या रिसीट बेस पर ही चलना है। सर जी अगली बात, अगर कोई बंदा एक्रूल से रिसीट या रिसीट से एक्रूल पे जाना चाहता है तो कमिश्नर को दरख्वास्त देगा, कमिश्नर देखेगा जेन्युइनली ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो कमिश्नर इजाज़त दे देगा। और आखिरी बात यह है कि जब एक्रूल से रिसीट या रिसीट से एक्रूल की तरफ आओ तो डबल डिडक्शन या डबल टैक्सेशन से बचो। वो कहता है जब एक्रूल से रिसीट या रिसीट से एक्रूल की तरफ आओ तो बड़ी एहतियात से एडजस्टमेंट करो कि इनकम 2 बार टैक्स ना हो जाए या ख़र्चा 2 बार माइनस ना हो जाए। ये वाली बात भी मैंने आपको चैप्टर 4 में बताई थी सर, रिपीट हो रही है। लो सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जो पैसे वसूल हुए वो इनकम, जो पैसे अदा हुए, यार समझ आ रही है? लो सर, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जितने पैसे कमाए वो इनकम, जितने पैसे खर्च किए वो एक्सपेंस। कमाए हैं चाहे वसूल किए या नहीं किए, रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, इनकम होगी। खर्च किए हैं चाहे अदायगी की है या नहीं की, सर जी मेरी बात समझ आ रही है? पे किए या नहीं किए वो एक्सपेंस होगा। भैया जो रिसीवेबल हो जाता है वो उसको हम इनकम बुक कर लेते हैं एक्रूअल बेसिस में, जो पेएबल हो जाता है उसको एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। कब रिसीवेबल होता है? वो कहते हैं व्हेन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव, जब आप हकदार हो जाते हैं। जब मैंने 1 माह पूरा नौकरी कर ली तो मैं एंटाइटल्ड टू रिसीव हो गया हूं, अब ये रिसीवेबल हो गया। सर जब मैंने पूरा महीना बिजली इस्तेमाल कर ली, आई एम लायबल टू पे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन क्या इस पेबल को रिकॉर्ड करूंगा? वो कहते हैं जब तक अमाउंट सर्टन नहीं होती पेबल को रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते। वो कहते हैं पेबल को तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन यू आर लायबल टू पे, और जो अमाउंट आपने पे करनी है वो रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन की जा सके। सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सर जी आगे चल रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे, ये वाली बात रिपीट हो रही है, फिर लिखने लगाऊं, हालांकि कहा था कि दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन 2018 में खर्चा किया जो इनकम में से माइनस हो गया, 2019 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, ये वाला खर्चा क्या है? अनपेड है। 2022 में क्या होगा? 2022 में दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। सर अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया 2023 में, अलाउड एज डिडक्शन होगा, अलाउड एज डिडक्शन। लो सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो कहता है अगर आपने लायबिलिटी को पे करते हुए कोई फायदा उठा लिया, आपने ट्रेडिंग लायबिलिटी को पे किया और आपके क्रेडिटर ने कहा अगर तुम 10 लाख अभी पे कर दो तो तुम्हें 50,000 रुपए की या 1.5 लाख रुपए की बाइक हम देंगे। ये जो ट्रेडिंग लायबिलिटी को पे करते हुए 1.5 लाख रुपए की बाइक का फायदा उठाया, क्या ये आपकी इनकम में शामिल होगी? यस होगी। सर जी अब आ गया स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? आम बच्चों को तो बताया जा सकता है, आप लोग अकाउंटेंट हैं, आपको सर खुद पता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होता है? पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन टैक्स में एक नई वैरायटी है। अगर आपने बिजनेस नया शुरू किया है, अकाउंटेंट कहते हैं ओपनिंग स्टॉक 0 है, टैक्स वाला कहता है नहीं। आपने अगर बिजनेस नया शुरू किया है तो इफ्तिताह जब हुई है, जब कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस हुआ है, उससे पहले जितना स्टॉक आप लाए थे हम उसको ओपनिंग स्टॉक के तौर पे लेंगे। तो जितना स्टॉक आपने वेंचर किया या इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और जिस दिन वो बिजनेस में लाया गया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होगा। तो भैया अगर नया कारोबार शुरू किया है तो फिर ओपनिंग स्टॉक 0 नहीं होगा,
कमेंसमेंट के वक्त जितना स्टॉक था इसको ओपनिंग स्टॉक समझा जाएगा, और जिस वक्त वो स्टॉक जो कि इफ्तिताह से पहले बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया, जिस दिन वो लाया गया, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी एज ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। सर जी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसमें क्या मुश्किल है? क्लोजिंग स्टॉक इसके बराबर होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर जी पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश बेसिस में कंप्यूट द पर्सन कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन। सर जी अगली बात सुनना, सर आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो मेथड्स हैं, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक प्राइम कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आता है। प्राइम कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं। यानी प्राइम कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल पार्ट आता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स दोनों आते हैं। अब सवाल ये है, टैक्स वाले क्या कहते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करो? टैक्स वाले कहते हैं आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करो। हाँ, अगर आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल है तो फिर आपके लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ही होगा। अगर आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश है, चाहे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर लें, चाहे तो प्राइम कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर लें। अलबत्ता टैक्स वाले ने एक बात कही है कि कंपनी के लिए एक्रूअल जरूरी है और जिसका एक्रूअल है उसके लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जरूरी है। सर जी जब भी आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होंगे और इन्वेंट्री इशू होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उस केस में आपने हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करना है? या फाइफो या एफको, ये दोनों मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेथड एक बार चूज़ कर लिया उसको तब्दील नहीं करना अनलेस आप कमिश्नर से रिटर्न परमिशन लेना। सर जी ये सारी डिस्कशन थी इस बात की। मैं पहले आपको इसकी तरफ ले जाता हूं, डिडक्शन क्या होती हैं और बिजनेस क्या होता है। थोड़ा सा इनकम फ्रॉम बिजनेस को इस एंगल से देख लें। सर जी अकाउंटिंग के अंदर हम सेल्स लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, जीपी लिखते हैं, अदर एक्सपेंस को लेस करते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अकाउंटिंग के अंदर ये होता है। कॉस्ट में से, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, जीपी लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखते हैं। मसला असल में ये आता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अकाउंटेंट ने माइनस किए होते हैं लेकिन टैक्स वाला कहता है उसको माइनस नहीं करना। अकाउंटेंट ने माइनस किए हुए हैं लेकिन टैक्स वाला कहता है इसको माइनस नहीं करना। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अकाउंटेंट ने माइनस किए होते हैं, टैक्स वाला कहता है इसको माइनस करना है। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया होता, टैक्स वाला कहता है माइनस करना है। अब मिसाल के तौर पे इसमें एग्जाम्पल है डोनेशन। अकाउंटेंट डोनेशन माइनस कर देता है प्रॉफिट में, टैक्स वाला कहता है डोनेशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा लेकिन इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, जब वो ये बात कहता है तो अल्टीमेटली होता क्या है? होता ये है कि हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में से
अकाउंटिंग प्रॉफिट में से हम सर जो अब न्यूमेरिकल करते हैं, याद रखना, इसको शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। जो न्यूमेरिकल करते हैं इसको शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर से डोनेशन पहले माइनस हुआ है उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। सर जी मेरी बात पे की है, हमने टैक्स का न्यूमेरिकल अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करना होता है। जो चीज पहले ही माइनस हुई हुई है उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। सर जी जो चीज अकाउंटेंट कहता है माइनस करनी है, टैक्स वाला भी कहता है माइनस करनी है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से वो पहले ही माइनस हुई होगी। टैक्स वाला कहता है शुक्र है अभी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अकाउंटेंट ने पहले ही माइनस कर दिया, हमारा भी ख्याल था कि माइनस होना चाहिए। अब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में से वो पहले ही माइनस हुआ है, टैक्स वाला उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, उसको कुछ भी नहीं करता वो अकाउंटेंट, और यहां पर वो दोनों मुत्तफिक हैं। हाँ केस नंबर 3, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अकाउंटेंट को पता ही नहीं। सर आपने अकाउंटिंग में FR1 में कभी इनिशियल अनाउंस का लफ्ज सुना? नहीं यार, मैंने दुनिया आज तक कभी सुना। FR1 में इनिशियल अनाउंस नहीं होता सर। अकाउंटेंट जो है उसको तो इनिशियल अनाउंस का पता भी नहीं कि ये किस चिड़िया का नाम है। टैक्स वाला कहता है इनिशियल अनाउंस माइनस करना। अब ये वो वाला खर्चा है जो अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया होगा लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में इसको लेस नहीं किया होगा लेकिन टैक्स वाला कहता है इसको लेस करना है। जब इसको लेस कर देंगे इसको लेस किया जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में। सर जी मेरी बात पे कर गए हैं, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करेंगे तो जो अकाउंटेंट ने लेस किया हुआ है लेकिन टैक्स वाला कहता है लेस नहीं करना, उसे ऐड बैक कर देंगे। जो अकाउंटेंट ने लेस किया हुआ है और टैक्स वाला भी कहता है लेस करना, उसको इग्नोर कर देंगे। जो अकाउंटेंट ने लेस नहीं किया हुआ टैक्स वाला कहता है उसको लेस करना, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स वालों के असूलों के मुताबिक। सर जी मेरी बात पिक कर गए, ये असल गेम है, ये असल कॉन्सेप्ट है। इस बेस के साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल ठीक समझ आएंगे। जनरली जब आपकी ये वाली बेस स्ट्रांग नहीं होती तो आप बस ये देखते हैं कि फलाएं उसको ऐड करना है, फलाएं लेस करना है। सर एक बार अंडरस्टैंड करें, आपने वर्किंग शुरू किया अकाउंटिंग प्रॉफिट से, अकाउंटेंट ने जो किया हुआ है पहले उसको रिवर्स करना पड़ता है और टैक्स वाला जो कह रहा है फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर अकाउंटेंट ने किसी चीज को माइनस कर दिया और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना चाहिए, तो जो अकाउंटेंट ने किया उसे रिवर्स करना पड़ता है, ऐड बैक करना पड़ता है। अगर टैक्स वाला कह रहा है माइनस करो लेकिन अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया, तो अकाउंटेंट ने तो कुछ नहीं किया लेकिन टैक्स वाला जो कह रहा है उसके मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। जो टैक्स वाला कह रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, जो अकाउंटेंट ने किया होता है उसको रिवर्स करना पड़ता है। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट में इस तरह दाखिल होते हैं, जो अकाउंटेंट ने किया हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ता है और जो टैक्स वालों ने किया हुआ है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। हाँ जहां पर दोनों मुत्तफिक हो गए हैं वहां पे चुप रहे। जैसे ये देखो अकाउंटेंट ने भी माइनस कर दिया, टैक्स वाले भी कहते हैं माइनस करना, यहाँ पे आप चुप रहे, यहाँ पे आप कुछ भी ना करें। और सर क्लियर होगी बात? बस ये कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखना। बाज़ औक़ात कोई एक पॉइंट समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी ये बेस समझना इंपॉर्टेंट होता है। सर जी कौन से खर्चे, अब गेम आ गई है दो, कौन से खर्चे माइनस करने हैं, कौन से खर्चे माइनस नहीं करने हैं। टैक्स वालों की वैरायटियां अपनी होती हैं, सर वो देखते हैं। टैक्स वाले कहते हैं भाई हम तो सादे से लोग हैं, जो बिजनेस वाला खर्चा है वो माइनस कर दो, जो बिजनेस वाला खर्चा है वो माइनस कर दो, जो होली सारे का सारा एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ
होल और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए, वो माइनस करते। अगली बात, ये उसने खास डेयरी सेक्टर के लिए प्रोविजन दी है। अगर कोई ऐसा इदारा है जिसके लिए जानवर प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत रखता है और इन्वेंट्री की हैसियत नहीं रखता और वो जानवर मर जाता है, तो जितना नुकसान हुआ जानवर मरने से वो एज डिडक्शन अलाउ होगा। सर जानवर 3 लाख का था, मर गया तो उसकी खाल 15,000 रुपए की बिकी, सर नुकसान कितने का हो गया? 2,85,000 रुपए का। ये वाला नुकसान अलाउड एज डिडक्शन। सर जी मेरी बात पिक कर गए। डिडक्शन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन लेस द अमाउंट रियलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ carcasses or animal shall be allowed where the animal have died or become permanently useless for such purpose। अगर जानवर मर गया है या यूजलेस हो गया है, इस केस में जितना नुकसान हुआ इदारे का वो माइनस करने की इजाजत है। एक बात बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है, वो जानवर इन्वेंट्री ना हो, वो जानवर इन्वेंट्री ना हो बल्कि एसेट की हैसियत रखता हो। सर जी बड़ी ध्यान से कौन से खर्चे माइनस नहीं करने, इसकी लिस्ट आ गई। इनकम टैक्स या किसी किस्म का टैक्स जो इनकम पर लगे, गेन पर लगे, इनकम की परसेंटेज पर लगे, वो माइनस करने की इजाजत नहीं होती। क्या सेल्स टैक्स माइनस करने की इजाजत है? क्या एफईडी माइनस करने की इजाजत है? इसका जवाब यह है, इनकम टैक्स माइनस नहीं करना, सेल्स टैक्स और एफईडी माइनस करना है। इनकम टैक्स माइनस नहीं करना, सेल्स टैक्स और एफईडी माइनस करना है। हाँ जी, अगली बात सुनो। अगर सेल्स टैक्स और एफईडी आपने एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है, सर आज आप सेल्स टैक्स पढ़ के बैठे हुए हैं, अब मेरे लिए ये बात समझानी आसान है। सेल्स टैक्स और एफईडी अगर एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। 3 बातें गई हैं। इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत है, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, सेल्स टैक्स और एफईडी माइनस करने की इजाजत है। लेकिन वो सेल्स टैक्स और एफईडी जो एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है, सर वो आइटम जिसको आप देखते हो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होता है, इसका मतलब है वो एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया। सर जी समझ आ रही है? तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। जो एंड कंज्यूमर को चार्ज करते माइनस करने की इजाजत नहीं। सर जी पहली बात, अगर टैक्स वालों ने कहा था कि टैक्स काट के पेमेंट करना और आपने टैक्स नहीं काटा तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। आपको टैक्स वालों ने कहा था कि परचेजेस कर रहे हो, पेमेंट करते हुए टैक्स काट के पेमेंट करना। टैक्स वालों ने कहा था टैक्स डिडक्शन होगी एट सोर्स, आप जब पेमेंट करेंगे तो टैक्स काट के करेंगे। आपने टैक्स वालों की बात नहीं मानी तो टैक्स वाले वो वाला पूरा खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं देते। मैं जरा ये वाला पॉइंट आपको पहले पढ़ा दूं। सर आपने किसी को सैलरी दी, आपको चाहिए था टैक्स काट के सैलरी देते, लेकिन टैक्स नहीं काटा तो वो पूरी सैलरी एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। आई कैब वालों ने मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दी, अब आई कैब वालों को चाहिए था कि 10,000 रुपये टैक्स काट के मुझे 90,000 रुपये अदा करते, आई कैब वालों ने पूरा लाख दे दिया, तो ये वाला लाख रुपये पूरे का पूरा एज डिडक्शन अलाउ। सर जी मेरी बात पिक कर गए, वो लाख पूरे का पूरा एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मैंने किसी को किराया दिया, मुझे चाहिए था मैं टैक्स काट के देता, अगर मैंने टैक्स नहीं काटा तो रेंट पूरे का पूरा एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मैंने कमीशन दी, मैंने ब्रोकरेज दी, मैंने प्रॉफिट ऑन डेट दिया, मैंने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की, या मैंने सर्विस या फी पे की है किसी पर्सन को। सर जी ये सारे वो खर्चे हैं, ये वो खर्चे हैं जो करते वक्त मुझे क्या चाहिए था,
मैं टैक्स काट के पेमेंट करता। अगर मैंने टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। अगर मैंने टैक्स काटे बगैर पेमेंट कर दी तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। सर जी मुझे एक बात बताएं, मुझे 1,00,000 रुपए सैलरी मिली आई कैब से, 10,000 रुपये का टैक्स कट के मिला है, मुझे असल में मिला है 90,000 रुपये। ये जो 10,000 रुपये है क्या ये एज डिडक्शन अलाउ होगा? जो टैक्स डिडक्ट होता है क्या वो एज डिडक्शन अलाउ होता है? नहीं सर, ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका। जब लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो उसमें से टैक्स विद एलडेस करते हैं सर, पता है ना आपको इस बात का? ये वही वाली बात लिखी हुई है सर जी। जो टैक्स कट के पैसे मिलते हैं ना, जो टैक्स कट के पैसे मिलते हैं वो एज डिडक्शन, जितना टैक्स कटा होता है वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता, उस पर डिडक्शन नहीं मिलती, टैक्स क्रेडिट मिलता है। उससे इनकम कम नहीं होती, टैक्स कम होता है। सर जी मेरी बात पिक कर गए? ये दूसरा बुलेट ये लिखा हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है ये अलाउड एज डिडक्शन ही होता है। तीसरा बुलेट, एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच person is required to deduct or collect tax and the person has not paid or deducted the tax। वो कहता है कोई भी एक्सपेंस जिसके हवाले से रिक्वायरमेंट थी कि टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया जाए, कोई भी एक्सपेंस जिसके हवाले से रिक्वायरमेंट थी कि टैक्स काट के पेमेंट की जाए, आपने टैक्स नहीं काटा, वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मेरी बात सर ध्यान से सुनिएगा। सर आपने 1,00,000 रुपए की पेमेंट की, आपको चाहिए था कि आप 4500 टैक्स काट के 95,500 की पेमेंट करते। अगर आपने ये टैक्स नहीं काटा, अगर आपने ये वाला टैक्स नहीं काटा तो ये पूरे का पूरा 1,00,000 रुपया अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। पड़ी हुई ये वाली बात सर। अब इस रूल की वो कहता है एनी एक्सपेंस फॉर विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, और उसने वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया या वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा, अलबत्ता एक्सेप्ट अगर आपने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स परचेज की 1,00,000 रुपए की, इस पर टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा, पूरी पेमेंट कर दिया, तो वो कहता है असल रूल तो ये है कि अगर टैक्स काटे बगैर पेमेंट किया तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खरीदा है तो वो कहता है 20% तक अलाउ नहीं होगा, 80% फिर भी अलाउ होगा। इस केस में 1,00,000 रुपए की पेमेंट की है, 80,000 रुपए फिर भी अलाउ होगा, 20,000 रुपए अलाउ नहीं होगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो कह ये रहा है डिसअलाउंस जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होगी अगर आपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स खरीदी है। सर जी क्लियर होगी बात? अब मैं आगे चल रहा हूं। वो कहता है अगर आपने पेमेंट किया टैक्स काटे बगैर की तो वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खरीदा है तो 20% माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 80% फिर भी माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी यस और नो? आगे चलते हैं। अगर फाइन या पेनल्टी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर लागू किया गया है तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फाइन या पेनल्टी लागू की गई है तो वो माइनस होगा। सर अगर एक न्यूमेरिकल में आ जाता है कि मिस्टर ए ने बिजनेस किया और मिस्टर ए की अपनी सैलरी 26 लाख है तो क्या माइनस करने की इजाज़त होगी? द आंसर इज नो, वो पर्सनल एक्सपेंस है। कहीं पर वो लिखता है ईद उल अज़हा के लिए बरकत के लिए बकरे खरीदे हैं, क्या वो खर्चा माइनस होगा? नहीं होगा। सर पर्सनल नेचर का एक्सपेंस माइनस नहीं करना, पर्सनल नेचर का एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। अगर अपने भाई को सैलरी दी है और वो जॉब करता है माइनस करने की इजाज़त होगी।
अपनी सैलरी नहीं ले सकते, वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर जी एंटरटेनमेंट का कोई खर्चा सर एक लिमिट से बियॉन्ड हो तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। वो लिमिट क्या है सर? वो लिमिट में 5 बातें आती हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट का खर्चा पाकिस्तान के अंदर हो। अगर एंटरटेनमेंट का खर्चा पाकिस्तान से बाहर है तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए या हेड ऑफिस एक्सपेंस होना चाहिए, तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। अगर आपके फॉरेन कस्टमर पाकिस्तान में आते हैं और आप उन पर खर्चा करते हैं तो वो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस माइनस करने की ज़रूरत होगी। अगर फॉरेन कस्टमर और क्लाइंट को बिजनेस प्रेमिसेस में बुलाकर आप उनको एंटरटेन करते हैं तो माइनस करने की इजाज़त होगी। अगर मीटिंग्स पर कोई खर्चा हुआ है, डायरेक्टर की मीटिंग है, शेयर होल्डर की मीटिंग है, मेंबर की मीटिंग है, एम्प्लॉय की मीटिंग है, जो भी खर्चा हुआ है ये माइनस करने की इजाज़त होगी। अगर ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेज है, इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज, अगर ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेज पर जो खर्चा हुआ है तो वो माइनस करने की इजाज़त होगी। ये वाले सारे खर्चे किसको किए जाने चाहिए? शुड बी एंटरटेन डायरेक्टली टू द पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस। एक बंदा इंग्लैंड गया अपने 2 बच्चों के साथ और वो कह रहा है ये बिजनेस टूर था, तो क्या वो खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगी? सर डिपेंड करता है कि वो बच्चे जो हैं वो बिजनेस टूर में क्या वो बिजनेस कर रहे हैं या वो बिजनेस के लिए कारआमद हैं। लेकिन अगर एक 3 साल का बच्चा है तो इसका क्या मतलब है कि सर वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर जी रिकॉग्नाइज पी फंड में कंट्रीब्यूशन है, अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी है। सर जी जो भी खर्चा किया गया है इस पर ये इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। शर्त क्या है? अभी सर ये तुमने सैलरी में पढ़े थे, सैलरी में वसूल कर रहे थे, यहां पर आप बिजनेसमैन बन के सोचें, आप अपने मुलाजमों को दे रहे हैं। सर जी समझ आ रही है? तो ये वाला खर्चा, ये कंट्रीब्यूशन जो आप प्रोविडेंट फंड, सुपर इनोवेशन फंड, ग्रेचुटी या पेंशन के लिए कर रहे हैं, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। यस, इदारा क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड ना हुआ, लिस्ट असल में है कि कौन से खर्चे माइनस नहीं करने, तो अगर अप्रूव ना हुआ तो माइनस नहीं करेंगे, अगर अप्रूव हुआ तो माइनस करने की इजाजत होगी। दूसरी बात सर, अगर अफेक्टिव, वो कहता है अफेक्टिव अरेंजमेंट करो कि जब उस बंदे को पैसे दोगे तो टैक्स काट के दोगे। अगर तुमने ये इफेक्टिव अरेंजमेंट किया तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अगर तुमने इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किया तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है अप्रूव पेंशन फंड में या सुपर इनोवेशन फंड में, वो 50% से ज्यादा हुआ तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने देखी होगी सर, वो उसमें रिटेन अर्निंग से कोई अमाउंट निकाल के किसी रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, तो क्या ये एक्सपेंस है और इनकम में से माइनस होगा? द आंसर इज नो, ये एक्सपेंस नहीं होता और इनकम में से माइनस नहीं होता। आप किसी रिजर्व फंड में कोई पैसे ट्रांसफर करें तो ये खर्चा थोड़ी है कि इनकम में से माइनस होगा। सर पार्टनरशिप में पार्टनर को सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज या प्रॉफिट ऑन डेट देना इनकम में से, सर मालिक को नहीं। जैसे मैंने भी आपको बताया, मालिक अपना कहता है कि मेरी सैलरी इतनी है, ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। पार्टनर भी तो मालिक होता है ना, मालिक कहता है मेरी सैलरी इतनी है, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रॉफिट ऑन डेट, वो जो भी खर्चा उसको दिया जाएगा, वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। 25,000 से ज़्यादा की सैलरी अगर कैश में दी जाए, इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। 25,000 से ज़्यादा की सैलरी अगर कैश में दी जाए तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर गाड़ी खरीदी है, इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, अलबत्ता उसकी डेप्रिसिएशन माइनस हो सकती है। सर फार्मास्यूटिकल कंपनी में 10% ऑफ द टर्नओवर, सेल के 10% से ज़्यादा अगर कोई प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी पर खर्चा किया जाए,
फार्मास्यूटिकल, सर जी डॉक्टर्स होते हैं ना, इन लोगों को किसी किसी नाम से किसी तरीके से एंटरटेन करते हैं को, आम ज़बान में तो हम उसको रिश्वत कहते हैं, लेकिन रिश्वत नहीं, प्रमोशन कह लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट कह लेते हैं, पब्लिसिटी कह लेते हैं। इसके वाले से ख़र्चा बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो टैक्स वालों ने कहा भाई सेल का 10% तक माइनस करने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। टर्नओवर का मतलब है सेल का 10% तक माइनस करने की इजाज़त है। सर जी अगली बात, एनी एक्सपेंडिचर फॉर द ट्रांजैक्शन पेड और पेबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच इन टोटल एक्सीड्स 2.5 लाख। सर जी अब जरा एक बात सुनो, बल्कि मैं इसको ऐसे समझा देता हूं। अगर अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज़्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज़्यादा है और मोड ऑफ पेमेंट कैश है, अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो ये वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। सर उसने एग्जांपल दी है, पेपर में अक्सर सवाल ऐसे पूछता है 2,72,000 रुपया कैश में पे किया है रिपेयर के लिए। स्टेप नंबर 1, अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज़्यादा है, यार जिसकी एक ट्रांजैक्शन 2,72 की है तो अंडरस्टूड है कि अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज़्यादा है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज़्यादा है, यस। मोड ऑफ पेमेंट कैश है, यस। ये वाला खर्चा अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन ये वाला रूल किस पर अप्लाई नहीं होना? सर यूटिलिटी बिल पर, बिजली पानी गैस टेलीफोन के बिल पर। सर फ्रेट पर, जो माल आता है उसका किराया दिया जाता है उस पर। सर ट्रेवल पर, जो एयर टिकट्स वगैरह लेते हैं वो कैश में भी हो तो मसला नहीं है। सब पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटी, फी, फाइन, अदर्स टैक्स, जो भी टैक्सेस जो भी सरकारी इदारे को पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में की जाए, उसमें मसला नहीं है। सर जी फिर कह रहा हूँ, अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज़्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज़्यादा, पेमेंट कैश में की गई, अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा सिवाय यूटिलिटी, फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और जो सरकारी इदारे को टैक्सेस, ड्यूटीज, फी, फाइन वगैरह कर रहे हैं। इनएडमिसिबल डिडक्शन। अगला पॉइंट, यूटिलिटीज एक खास लिमिट जो प्रिस्क्राइब की गई उससे ज़्यादा तो इनकम में से माइनस नहीं होगा। और सर इससे अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा कीमती है, सुनना, जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे, जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं। अब कौन सा अनरजिस्टर्ड? जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत अनरजिस्टर्ड है। कौन सा अनरजिस्टर्ड? जिसको सेल 100 मिलियन पर पर्सन की गई है। सर जी 100 मिलियन पर पर्सन, ये 10 करोड़ रुपया बनता है। जिसको सालाना 10 करोड़ रुपए की सेल की गई है और वो अनरजिस्टर्ड था, सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं था, तो उस बंदे को अगर आपने सेल किया तो जितने परसेंट सेल ऐसे बंदे को की है उतने परसेंट खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन डिसअलाउंस, जितने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है, ये 10% ऑफ द एक्सपेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो फिर वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन आपने परचेजेज और फिनिश गुड्स की खरीदारी पर टैक्स नहीं काटा तो 20% तक माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, बाकी माइनस करने की याद है ना। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आपने पेमेंट की, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को चीज़ें सेल की तो जितने परसेंट चीज़ें अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टैक्स के मुताबिक अनरजिस्टर्ड हो और इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कितनी की गई हो, कम से कम 100 मिलियन पर पर्सन की।
तो फिर उतना खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जितना खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी वो 10% ऑफ एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया सर? तो ये सारी बातें, सारी प्रोविजन ज़हन में रखने वाली है। सर FBR बड़ा ज़्यादा फोकस इस बात पे कर रहा है कि सिस्टम को इंटीग्रेट करो, ख़ास तौर पे रिटेलर्स को। वो कहता है रिटेलर्स को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करें। सर सिस्टम को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। सर जी, जिस तरह एक किसी भी स्टोर का नाम ले लेते हैं, गौरमेंट ले लेते हैं, इम्तियाज़ ले लेते हैं, मेट्रो ले लेते हैं, इसमें कोई सेल होती है ना, तो जैसे ये बिल एंटर दबाते हैं तो ये इनके हेड ऑफिस चली जाती है सेल। ऑनलाइन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है। FBR वाले कहते हैं कि अगर ये वाली सेल की एंट्री इम्तियाज जो जिसकी ब्रांच लाहौर में है उसमें की गई है और उसको एंटर दबाया तो इसकी इंफॉर्मेशन फौरी कराची जा सकती है रियल टाइम में उसी वक्त, तो FBR के दफ्तर नहीं आ सकती? आ सकती है। वो कहता है सिस्टम इंटीग्रेट हो जाए तो रियल टाइम में जो सेल, जो इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस से आ रही है वही इंफॉर्मेशन किधर आ जाए? FBR के पास आ जाए। इस पर FBR का बहुत जोर है और वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो, सिस्टम को इंटीग्रेट करो। तो भाई उन्होंने कहा कि जो बंदा सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करेगा तो सेल से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन ये डिसअलाउंस भी 8% से ज़्यादा नहीं होगा। हो सर, ये सारी डिडक्शंस नॉट अलाउड थी। अब जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं डिडक्शंस एडमिसिबल की। कौन सी डिडक्शन अलाउ हैं? सर जी, रिसर्च का खर्चा FBR वाले प्रमोट करते हैं, कहते हैं रिसर्च करो, कोई बात नहीं, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अच्छा, जब मैंने आपको टैक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च को प्रमोट करती है। अच्छा, जब गवर्नमेंट किसी एरिया को प्रमोट करती है तो टैक्स क्रेडिट देती है या टैक्स एग्जेम्पशन देती है, याद है? तीसरी बात आप सुन लो सर जी, गवर्नमेंट जब किसी एरिया को प्रमोट करना चाहती है तो वहां पर वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत दे देती है, यानी अलाउड एज डिडक्शन कर देती है उस खर्चे को, और जिस खर्चे को डिस्करेज करना चाहती है उसको अलाउ एज डिडक्शन नहीं करती। सर समझ आ रही है? अब जरा मेरी बात सुनो। रिसर्च, अगर रिसर्च पाकिस्तान में हो रही है, बिजनेस के मकसद के लिए हो रही है, तो टैक्स वाले कहते हैं ठीक है, इनकम में से माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन ज़रा एहतियात से। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि अब आप गाड़ियाँ खरीदने लग जाएं, बिल्डिंगें खरीदने लग जाएं। सर जी, रिसर्च पर जो खर्चा अलाउड है, रिडक्शन है, उसमें वो कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी और कोई भी ऐसा खर्चा जो एग्जिस्टेंस, लोकेशन, एक्सटेंड एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स के लिए किया जा रहा हो तो ये इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर यानी आप रिसर्च के लिए जनरल खर्चा तो करें, लेकिन रिसर्च के लिए डेप्रिशिएबल एसेट खरीदना या इंटेंजिबल एसेट खरीदेंगे तो वो माइनस नहीं होगा। रिसर्च के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। या नेचुरल डिपॉजिट्स की कहाँ पर हैं, कितने हैं, किस क्वालिटी के हैं, किस हद तक हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो रिसर्च करेंगे वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर जी, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर जो खर्चा हो, टैक्स वाले कहते हैं माइनस करो, कोई मसला नहीं है। हॉस्पिटल के में ट्रेनिंग दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग दें, इंडस्ट्रियल वर्कर को ट्रेनिंग दें। इवन आपका मुलाजिम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का सिटीजन है, लेकिन अगर आपको FBR से अप्रूव्ड स्कीम के तहत उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो भी इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर जी, ये अगर पढ़ लिया तो अब उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंस कॉस्ट और लीज पेमेंट।
जो भी लोन आपने लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। बाज़ौकात आपने लोन दिया होता है और आप उस लोन को रिकवर करने के लिए एक स्पेशल पर्सन हायर कर लेते हैं जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल को जो पेमेंट आप करेंगे वो भी एज डिडक्शन ला होगा, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। तीसरा, सर लीज रेंटल जो किस्तें आप देते हैं वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है। लीज रेंटल्स जो होते हैं वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है। अलबत्ता अगर कोई गाड़ी, अगर कोई व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर आपने किस्तों पर ली है और उसके प्रिंसिपल अमाउंट को 2.5 मिलियन से ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आना है, वहां पर मैं दोबारा बताऊंगा। यहां पर भी एक दो चीजें मैंने आपको पहले बताई नहीं है, व्हीकल और ये वो, बस इसको अभी पहले ये समझिए, प्रॉफिट ऑन डेट इनकम में से माइनस होगा जितना लोन बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया है। आपने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल को पेमेंट किया है तो वो भी इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। किस्तें लीज रेंटल जो दिए हैं इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर जी लीज के हवाले से एक डिस्कशन है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें ओवरऑल लीज कवर हो रही है, ज़रा इसको ध्यान से समझना। सर एक है लेसी, मैंने गाड़ी बैंक से किस्तों पे ली तो मिस्टर अली क्या हो गया, लेसी, बैंक क्या हो गया, लेसर। अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट कहता है गाड़ी का मालिक अली इमरान और अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन अलाउ कर देता है और अकाउंटेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम में से माइनस करता है। जबकि टैक्स वाला कहता है गाड़ी का मालिक अली इमरान नहीं है बल्कि गाड़ी का मालिक बैंक है, यानी गाड़ी का मालिक लेसी नहीं है बल्कि गाड़ी का मालिक लेसर है। इसीलिए टैक्स वाले कहते हैं अली इमरान तो किराया दे रहा गाड़ी का, तो ये किराया एज डिडक्शन अलाउ होगा। अकाउंटेंट कहता है अली इमरान मालिक है, टैक्स वाला कहता है अली इमरान किराएदार है, इसीलिए लीज रेंटल वो कहता है माइनस कर दो। और डेप्रिसिएशन और टैक्स अकाउंटेंट ने जो होता है वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस किया होता है। जब हम इसको न्यूमेरिकली देखते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग शुरू होती है, तो पहले तो जो अकाउंटेंट ने किया उसको रिवर्स कर देना, डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी ऐड कर दिया, और जो टैक्स वाला कह रहा है उसको इनकॉर्पोरेट कर देना, यानी लीज रेंटल को। या मेरी बात पिक कर गए हो, ये एडजस्टमेंट मल्टीपल न्यूमेरिकल्स में आई हुई है। अकाउंटेंट ने जो किया है उसको रिवर्स कर दें, टैक्स वाले ने जो कहा है उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। अब लेसर की बात कर लेते हैं। लेसर है बैंक, टैक्स वाला कहता है असल मालिक बैंक है और टैक्स वाला डेप्रिसिएशन भी बैंकर को अलाउ करता है, टैक्स वाला इनिशियल अलाउंस भी बैंकर को अलाउ करता है। टैक्स वाला कहता है जो बैंकर ने किस्त वसूल की है ये उसकी इनकम है, जबकि अकाउंटेंट कहता है कि बैंक जो है उसको इंटरेस्ट इनकम सिर्फ वसूल हुई है। तो जो अकाउंटेंट कहता है उसको रिवर्स कर दो, जो टैक्स वाला कहता है उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। तो सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग शुरू करेंगे, लीज रेंटल ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे, इंटरेस्ट इनकम भी लेस करेंगे तो टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट्स हैं। सर जी बैड डेट्स, बैड डेट क्या अलाउड एज डिडक्शन होता है? द आंसर इज यस। कितना
डेट अलाउड एज डिडक्शन होगा। वो कहता है भाई अकाउंटेंट का हाथ थोड़ा खुला होता है बैड डेट माइनस करने में। टैक्स वाला कहता है नहीं, मैं बड़ी ध्यान से देखूंगा बैड डेट माइनस अलाउ करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कितना करना है, और अगर करना भी सिर्फ तब है जब शर्तें पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त, बैड डेट सिर्फ वही अलाउड एज डिडक्शन होगा जो पहले इनकम में शामिल हो। दूसरी शर्त, अकाउंटेंट ने जिस बंदे को बैड डेट किया है टैक्स वाला भी उसी बंदे को बैड डेट कर सकता है। अगर अकाउंटेंट ने एक बंदे को बैड डेट नहीं किया, राइट ऑफ नहीं किया, तो टैक्स वाला भी उसको बैड डेट नहीं कर सकता। अकाउंटेंट ने जितनी अमाउंट को बैड डेट किया है टैक्स वाला उससे ज्यादा अमाउंट बैड डेट नहीं कर सकता। सर देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड्स, कोई जेन्युइन वजह होनी चाहिए कि यार ये बंदा क्यों बैड डेट हुआ है। बंदा फोत हो गया, कारोबार जल गया है, बैंक करप्ट हो गया, कोई मसला आ गया, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, आप क्यों हो बैड डेट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम रीजनेबल ग्राउंड्स। तो भैया ये चार शर्तें पूरी होंगी तो बैड डेट होगा। पहली शर्त, अकाउंटेंट ने भी बैड डेट किया हो। दूसरी शर्त, अकाउंटेंट ने भी उस अमाउंट या उससे ज्यादा अमाउंट का बैड डेट किया हो। तीसरी शर्त, रीजनेबल ग्राउंड हो। चौथी शर्त, बैड डेट पहले इनकम में शामिल हो। बैड डेट पहले इनकम में शामिल हो। जरा इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करने लगा। सर जी ओरिजिनल एंट्री थी डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, सब्सिक्वेंटली आपने बैड डेट को डेबिट कर दिया। सर जी क्या ये बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन होगा? यस, चूंकि पहले यहां पर ये इनकम में शामिल है। अगर बैड डेट इनकम में शामिल हो तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। कि एंट्री नंबर 2 देखिएगा, डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट कैश। अब डेबिट बैड डेट क्रेडिट एडवांस टू एम्प्लॉय, ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। क्यों? जो पहले इनकम में शामिल नहीं है वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। तीसरी बात देखो, लोन और एडवांस। बैंक के लिए अगर उसने किसी को लोन दिया है, ये इनकम में शामिल नहीं होता लेकिन ये अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर जी अलाउड एज डिडक्शन होगा, यहां पे नो लिख दिया गलती से, भाई इसको ठीक कर लें। बैंक ने लोन दिया तो उसने एंट्री की डेबिट लोन या एडवांस क्रेडिट कैश। अब ये अगर बैड डेट हो गया है, गर्चे हम अभी असूल बता रहे हैं कि बैड डेट सिर्फ वही अलाउ होता है जो पहले इनकम में शामिल हो, लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? बैंक ने अगर किसी को लोन दिया, गर्चे उसने इनकम में शामिल नहीं किया, लेकिन अगर वो बैड हो गया तो वो अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर जी ये बैड डेट की सारी शर्तें और सारी बातें थी। अब ये देखो जरा न्यूमेरिकल में क्या हो रहा होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं, जो अकाउंटिंग बैड डेट होता है उसे ऐड बैक कर देते हैं, जो टैक्स वाला बैड डेट होता है उसको लेस कर देते हैं। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस एडजस्टमेंट में साथ साथ करवा रहा हूं आपको। लो सर आगे चलते हैं। अब आ जाए अगली बात की तरफ। अगर एक बंदा बैड डेट हो गया था, सब्सिक्वेंटली उसको हदायत हो गई, उससे पैसे रिकवर हो गए, तो फिर क्या करेंगे? अगर बैड डेट हो गया और उससे पैसे रिकवर हो गए तो क्या करेंगे? सर टैक्स वाले कहते हैं A-B का रूल है। व्हाट इज ए? सब्सिक्वेंट रिकवरी, बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज बी? एक्चुअल माइनस अलाउड। वो कहता है A-B का रूल है। ए कहते हैं बैड डेट रिकवर कितना हुआ है, और बी कहते हैं एक्चुअल बैड डेट माइनस अलाउड बैड डेट। लो सर एग्जाम्पल ले लेते हैं।
1 लाख का बैड डेट था, टैक्स वालों ने 80,000 रुपये अलाउ किया था, ये एक्चुअल था, ये अलाउड बैड डेट था। रिकवरी कितनी हुई है? 90,000 रुपये। अब क्या होगा? बैड डेट रिकवर्ड 90,000, एक्चुअल बैड डेट 1 लाख, अलाउड बैड डेट 80,000 है सर। जी देखिएगा जरा कितना आ गया, 90,000 माइनस 20,000। जी भाई आंसर प्लस में है या माइनस में है? सर जी अगर आंसर प्लस में हो तो ये इनकम है, अगर आंसर माइनस में हो तो ये एक्सपेंस है और अलाउड एज डिडक्शन है। एग्जांपल लीजिए माइनस वाली। लो सर बैड डेट रिकवर हुआ है 10,000 रुपये, इसी को ही लेते हैं सर। बैड डेट रिकवर 10,000 है, एक्चुअल बैड डेट था 1 लाख, अलाउड बैड डेट था 80,000। सर जी ये कितना बना? 20,000। 10,000 माइनस 20,000, ये तो उल्टा माइनस 10,000 आ गया। सर जी ये 10,000 क्या है? अलाउड। यार मेरी बात पिक कर गए हो? हाँ यहां तक सारी बात आपको समझ आ गई। तो आखिरी और सबसे अहम बात, न्यूमेरिकल में क्या हो रहा होता है? सर जी बड़े ध्यान से ये भी सोचना है कि अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है। चूंकि आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं, तो जो अकाउंटेंट ने खचर मचर की हुई उसको भी ठीक करना है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अब करना क्या पड़ेगा? अब सर जी ये दूसरा साल आ गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंटेंट ने जो बैड डेट रिकवर हुआ था उसकी एंट्री की थी, डेबिट कैश क्रेडिट बैड डेट रिकवर, उसको इनकम के तौर पे बुक किया था। तो पहला काम तो ये करें कि उसको रिवर्स कर दें। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे गलती ये करते हैं, बैड डेट रिकवर को रिवर्स नहीं करते। बैड डेट रिकवर जो है उसको रिवर्स करें, चूंकि अकाउंटेंट ने उसको इनकम में ऐड किया हुआ है। और ए माइनस बी के तहत, ए माइनस बी के रूल के तहत अगर आंसर प्लस में है तो ऐड कर दें, अगर आंसर माइनस में है तो उसे लेस कर दें। यानी टैक्स के मुताबिक इनकॉर्पोरेट करें और अकाउंटेंट ने जो किया हुआ उसको रिवर्स कर दें। सर ये सारी बातें आपके साथ मैंने डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड की बड़ी डिटेल में एक एक पहलू डिस्कस कर लिया। बस इसके ऊपर एग्जांपल्स ही होती है, मगर मैक्सिमम डिटेल मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप इसको आगे भी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर रहे हो, कहीं कोई पॉइंट ना समझ आए, रेलेवेंट वीडियो में जाएं। कॉन्सेप्ट सारे मैंने बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं। एग्जाम्पल कर दें उसके साथ, या जब आप बाद में इसकी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो भी उसके हवाले से सबसे मेजर बात ये है कि आप इसको करके रेलिवेंट जगह पर पॉज करके उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिए, तो आपका ये बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा। नो सर, चैप्टर नंबर 8 डेप्रिशिएबल एसेट क्या है? 3 बातें। बात नंबर 1, जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, जो वेयर एंड टेयर की वजह से जिसकी वैल्यू कम होती हो और जो बिजनेस में इस्तेमाल हो, ये डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन होती है। ठीक हो गया सर? अगर डेप्रिशिएबल एसेट पूरा ही अलाउ हो गया, डेप्रिशिएबल एसेट अलाउड एज डिडक्शन हो गया, 100 रुपए का एसेट खरीदा था, 100 का 100 इनकम में से माइनस कर दिया, जब 100 माइनस हो गया तो फिर डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं होगी सर जी। उसके बाद आ गया, अगर टैक्स पेयर और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने मिलकर
एसेट खरीदा है, डेप्रिशिएबल एसेट लिया है लीज पर, नहीं सर लीज पे नहीं लिया, उसने खरीदा है, जॉइंटली ओन किया है। किसने? टैक्स पेयर और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने। समझा जाएगा जैसे ये टैक्स पेयर ने खरीदा है और उसको डेप्रिसिएशन फुली अलाउ होगी। अगर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने टैक्स पेयर से मिलकर जॉइंटली ओन करके एक एसेट खरीदा है, डेप्रिशिएबल एसेट, तो समझा जाएगा कि ये एसेट किसका है? टैक्स पेयर का है और उसे डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। सर स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट क्या है? स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट, जनरली इसको समझाने के लिए एक बात मैं कहता होता हूँ कि एक बार अपने जहन में गांव लाएं और एक बार अपने जहन में शहर लाएं। शहर में जो एडवांसमेंट है वो सारी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है। शहर में रोड्स हैं, शहर में बिल्डिंग्स हैं, शहर में टनल्स हैं, शहर में अंडरपास है, शहर में क्या कहते हैं एयरपोर्ट है, शहर में ट्रेन है, शहर में बहरी जहाज के लिए वो जो होते हैं राफ्ट और डॉक हैं। ये सारे शहर में जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है उसको स्ट्रक्चर, यानी शहर में जो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहा जाता है। और 6 से 8 चीज़ें बस आप इसकी याद कर लें जो आपको याद होता है। मैंने टिप आपको बता दी है। गांव और शहर का फ़र्क अपने जहन में रखेंगे तो 6-8 चीज़ें आप आराम से रिटेन कर पाएंगे। सर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? WDV। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन में हर साल एक जितनी डेप्रिसिएशन होती है, WDV में हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। सर कितने % डेप्रिसिएशन है? याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग में 10, कंप्यूटर में 30, बाकी सब में 15। फिर कह रहा हूँ याद नहीं करना, क्यों? पेपर में गिवन होगा। सर डेप्रिसिएशन का एक अहम असूल, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल खरीदा उस साल 100% है, साल के आखिरी दिन भी खरीदा है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, और जिस साल बेचा उस साल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। सर WDV वो अमाउंट होती है जिस पर, WDV वो अमाउंट होती है जिस पर रेट अप्लाई होता है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया? तो WDV किसके बराबर होगी? सर अगर एसेट नया खरीदा है तो कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, और अगर एसेट पुराना पड़ा हुआ है तो कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वो अमाउंट होती है जिस पर रेट अप्लाई करेंगे तो इस साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी। सर जी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल डिडक्शन यानी डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस मिलके कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकता। सर जी अगर सेल प्रोसीड 100 रुपये है और WDV 70 रुपये है तो 30 का क्या आ गया? गेन आ गया, और वो टैक्सेबल होगा। अगर सेल प्रोसीड 50 रुपये है और WDV 80 रुपये है तो क्या आ गया? लॉस आ गया। ये जो लॉस आया ये अलाउड एज डिडक्शन। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? कंसिडरेशन ज्यादा है WDV से तो गेन आएगा, कंसिडरेशन कम है WDV से तो लॉस आएगा। गेन टैक्सेबल, लॉस अलाउड एज डिडक्शन। सर जी अगर जॉइंट ओनरशिप हो तो क्या करना है? दरमियान में 1-2 पैरे मैंने इसीलिए छोड़े थे कि वो बात यहां पर आ रही है। सर जी अगर जॉइंट ओनरशिप हो तो क्या करना है? सर जी अगर एक एसेट है जो खरीदा है 1 मिलियन का, 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी मैंने जॉइंट ओनरशिप का है, इसको ऐसे कहता हूँ पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। एसेट का कुछ % बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो कहता है जितने % एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने % डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन होगी, और जितने % एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा उतने % डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी। पहली बात समझ आ गई? जितने % एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने % डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन होगी, जितने % एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा उतने % डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी। WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट ओनली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था।
WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, यानी जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो भी माइनस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है वो भी माइनस करेंगे। अगला साल आ गया, फिर दोबारा 60-40 की रेशो थी, 60% बिजनेस में अलाउ हो रहा है, 40% बिजनेस में अलाउ नहीं हो रहा। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, सर 60% डेप्रिसिएशन अलाउ है, 40% डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं। तीसरा साल आ गया, एसेट बेच दिया, WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या होगी, लेट्स से एसेट 9,80,000 का बेचा, तो WDV कितनी बनी, देखो आपने कॉस्ट में क्या किया है, कॉस्ट में से आपने कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लेस की है पूरी, पहले साल की लाख, दूसरे साल की 90,000, ये दोनों लेस कर दी। ये WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट ओनली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा था, और जब डिस्पोज कर रहे होंगे तो WDV निकाल के उसमें ऐड कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जो अलाउ नहीं थी, 436 ही आ गए, उसमें ऐड कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जो अलाउ नहीं थी, तो ये 886 यहां पर आ गया और गेन जो है वो कैलकुलेट हो गया। ये तीन बातें अलग-अलग जगहों पर लिखी हुई हैं, मैंने आपको तीनों कवर करा दी। सर एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में बार बार आ रही कि वो मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको बता दूं। सर अगर कोई एसेट आपने खरीदा है 100 रुपए का, ईयर 1 में उसकी डेप्रिसिएशन थी 10 रुपए, ईयर 2 में FBR वालों ने कह दिया आप पर कोई टैक्स नहीं लगना, तो ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे नॉर्मली टैक्स लगता रहा है, यानी ईयर 3 के लिए WDV निकालेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे 8.1, ऐसे जैसे ये नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही है। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं, ये वाला पॉइंट था जो मैंने ये भी आपको बता दिया। लो सर, हाँ जी अब मैं आगे चल रहा हूँ। व्हीकल दो तरह की होती हैं सर, अब ये 3 पॉइंट हैं, मेरा ख्याल है कि पिछली 20 अटेम्प्ट्स में ये 30 पॉइंट 14 से 16 बार ज़रूर टेस्ट हुए, इन 3 में से कोई ना कोई एक ज़रूर, या वो वैसे एडजस्टमेंट दे के पूछ लेता है या वो न्यूमेरिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। व्हीकल 2 तरह की हो सकती है, एक होता है व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर और एक होता है व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। सर व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर वो व्हीकल होती है जो किसी इदारे के लिए प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत रखती है और रेवेन्यू जनरेट करती है, जैसे कि फैसद डेवो के लिए बस, TCS वालों के लिए गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, फैसल मूवर के लिए बसेस, ये सारे वो इदारे जिनके लिए बस व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी के हैसियत रखता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर वो इदारा है जिसके लिए व्हीकल रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं होती। जनरेटिंग की स्पेलिंग देखिएगा यार ज़रा इसमें, ठीक हो गया, ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल सर जी अगर आई कैब वाले बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आई कैब वाले बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस अरेंज कर देते हैं, जो इस तरह की क्लासेस के लिए मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ जगहों से बस सर्विस आए और वो बच्चों को यहाँ पर लेके आए, तो एक सवाल ये कि क्या ये आई कैब वालों के लिए वो व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर होगी? द आंसर इज नो। और कोई इदारा है सर उसका काम वो नहीं है ना, आई कैब वाले बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आई कैब वालों का काम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना तो नहीं है, इस वजह से। लो सर उसके बाद आगे चलते, और कोई मैन्युफैक्चरिंग इदारा है उसकी बात करें। सर जी अब अगली बात, टैक्स वाले कहते हैं व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर ज्यादा से ज्यादा 75 लाख की हो सकती है, इससे ज्यादा की गाड़ी हो ही नहीं सकती। अब टैक्स वाले कहते हैं हम मानते ही नहीं है कि गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, वो कहते हैं गाड़ी ज्यादा से ज्यादा
75 लाख की हो सकती है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह कि टैक्स वाले डेप्रिसिएशन 75 लाख पे अलाउ करेंगे, हमने गाड़ी जितने की भी खरीदी है। सजी पॉइंट समझ आया? वो ये बात कह रहा है, वो कह रहा है मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है? 7.5 मिलियन। हाँ, अगर एक बंदा 10 मिलियन की गाड़ी खरीदता है तो टैक्स वाले क्या करेंगे? टैक्स वाले कहेंगे तुमने 10 मिलियन की गाड़ी खरीदी, अकाउंटेंट ने 1.5 मिलियन का टैक्स लगा दिया, 1.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। टैक्स वाले कहते हैं 10 मिलियन की तो गाड़ी होती नहीं है। तो टैक्स वाले कहेंगे भैया हमें तो इस बात का नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कितने की होती है? 7.5 मिलियन की, उस पर 15% लगाएंगे तो ये अमाउंट आएगी। तो होगा ये अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो अकाउंटेंट ने लेस की हुई थी उसे क्या कर देंगे? ऐड बैक, रिवर्स कर देंगे। और क्या लेस कर देंगे? सर जी टैक्स। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? ये बात है। पहला तो ये वाला पहलू समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ आ गई कि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके टैक्स की लेस कर रहे हैं, तो अगली बात समझ लीजिए कि अगर कॉस्ट ऑफ व्हीकल 7.5 मिलियन से ज्यादा हो और बेच दिया जाए गाड़ी को, लेट से 10 मिलियन की गाड़ी खरीदी थी और 9 मिलियन की गाड़ी बेच दी, अब इस पे गेन लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब तक तो हमारे पास ही हम कहते थे अकाउंटेंट वाली डेप्रिसिएशन को फारग करो, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करो, वो तो समझ आ गई। गाड़ी 10 मिलियन की खरीद के 9 मिलियन की बेच भी दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेप्रिसिएशन का क्या होगा और गेन लॉस कैसे निकालेंगे? तो वो कहता है अगर इस तरह का सीन हो जाए तो आपने सबसे पहले स्टेप में ये देखना है क्या गाड़ी की कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल निकालें। सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल पता है कैसे निकलेगी? अलाउड कॉस्ट कितनी है? 7%। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितनी है? 9 मिलियन। जरा बताइएगा कितना बन रहा है? अलाउड ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। जी भाई, लेट्स से ईयर 1 में खरीदी थी और ईयर 2 में बेच दी। जी बताइएगा। 6.75। सर जी ये सेल प्रोसीड आ गई। अब कॉस्ट निकालनी है तो एज्यूम करना है कि वह कॉस्ट क्या है? 7.5 मिलियन है। सर जी अब हम इसमें से भाई पहले साल ईयर 1 की डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 1125,000। सर जी लेस करें जरा, WDV बताएं। 7.5 मिलियन माइनस 1125,000 6375,000। सर जी बताइएगा गेन आया या लॉस आया? $6,750,000 डिवाइड बाय 6375,000 कितने का? 3,75,000 रुपए का। और सर जी मेरी बात पिक कर गए हो? मैंने आपको सिखा दिया कि अगर गाड़ी 75 लाख से ऊपर की और बेच दिया जाए तो गेन लॉस कैसे निकालना है? सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल्स और कॉस्ट एज पर टैक्स रूल्स, WDV एज पर टैक्स रूल्स निकाल के आपने गेन लॉस निकाल लिया। सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल क्या था? अलाउड ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल प्रोसीड। सर जी क्लियर हो गया? लो सर आगे चलते। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, स्टेप नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का केस। स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है। स्टेप नंबर 1 डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है। स्टेप नंबर 3 कॉस्ट को किसके बराबर ले लेंगे? सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे।
और गेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर आएगा। सर जी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और उसकी वैल्यू थी 1.5 लाख, कॉस्ट उसकी थी 100 रुपए की, WDV थी उसकी 70 रुपए की, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 70 की, तो सर WDV कितनी आ गई थी 30 की। वो ये बात कह रहा है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो, तो हमने कॉस्ट को किसके बराबर ले लेना है, सेल प्रोसीड के बराबर ले लेना है जी। यहां पर कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर ले लिया, 1.5 लाख में से 70,000 निकाले, कितना गेन, कितना आगे WDV 80,000 की, सर गेन कितना आया 70,000, किसके बराबर, याद रखिएगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस हुआ और उसकी डिस्पोजल थी और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट था, तो हम कॉस्ट को सेल प्राइस के बराबर रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली गेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर निकलेगा। सर जी ये 4 स्टेप्स थे, अब आगे चलते हैं। अगर डेप्रिशिएबल एसेट की एक्सपोर्ट का सीन है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट की एक्सपोर्ट का सीन है, तो स्टेप नंबर 1 डेप्रिशिएबल एसेट हो, स्टेप नंबर 2 उसकी एक्सपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान हो, स्टेप नंबर 3 सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर ले लेंगे। इसका मतलब ये है अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा हो, अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो ये अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा हो तो एक्सपोर्ट प्रोसीड ले लेंगे हम, लेट्स से ये 100 रुपये, कॉस्ट थी 80 रुपये और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 20 रुपये, WDV थी 60 रुपये। वो कह रहा है अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड होगी 100 रुपये, हमने इसको 100 के बराबर नहीं लेना बल्कि 80 के, और इस पे जो गेन आएगा वो 20 होगा, किसके बराबर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो कॉस्ट को तब्दील करना है, अगर एक्सपोर्ट होगी सेल प्रोसीड को तब्दील करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। चूंकि दोनों केसेस में गेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर है, बाजों का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि तब्दील किसको करना। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो कॉस्ट को, एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो सेल प्रोसीड को। सर जी ये सारी बात आ गई। अब आ गया इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस क्या होता है ये जानने से पहले ये देखते हैं एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कौन से होते हैं। वो एसेट्स, वो डेप्रिशिएबल, यानी पहली बात यह है कि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होता है जो इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल होता है। डेप्रिशिएबल एसेट जो इनिशियल अलाउंस के लिए एलिजिबल होता है उसे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कहा जाता है। सर जी कौन से एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होते ये वो बता रहा है। सर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। फर्नीचर एंड फिक्सचर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। इंपोर्ट की भी हो, नई करें या सेकंड हैंड करें, वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है। सर जी
प्लांट एंड मशीनरी जो पहले ही एज डिडक्शन लाओ, यानी जितने की कॉस्ट थी वो सारा इनकम में से माइनस हो गया, तो जाहिर बात है वो तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा। सर बिल्डिंग एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। सर जी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कौन से होते हैं, इसको छोड़ो। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कौन से नहीं होते? व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, प्लांट एंड मशीनरी जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी इन रिलेशन टू विच अ डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होते। ठीक हो गया। जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं उनके साथ होता क्या है? सर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट जो होते हैं और जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं उन पर इनिशियल अलाउंस मिलता है। कब मिलता है? जब वो बिजनेस में इस्तेमाल हो या जब बिजनेस की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो, विच एवर इज लेटर। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पाकिस्तान में इस्तेमाल हुए जब बिजनेस में इस्तेमाल हुए या जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, विच एवर इज लेटर, उस वक्त उसको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। कितना? 25% ऑफ द कॉस्ट, 25% ऑफ द कॉस्ट। याद रखना 100 रुपये का एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा, 25 रुपये का इनिशियल अलाउंस मिलेगा, फिर 75 आ गया, फिर इस पर डेप्रिसिएशन होगी। तभी तो मैंने WDV पढ़ाते वक्त आपको कहा था कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे तो फिर WDV बनेगी। तो WDV जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा इनिशियल अलाउंस के बाद आती है, तो फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन निकलती है। लो सर, इसीलिए ही आपको जब मैंने लीज की बात की थी तो मैंने कहा था लेसर मालिक होता है टैक्स वालों के मुताबिक, और लेसर को लीज रेंटल उसकी इनकम होते हैं, और उसमें से डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होती है। ये बात इसने यहां पर लिखी हुई है। सर इनटेंजिबल्स, इनटेंजिबल्स में ये तकरीबन 16 आइटम्स हैं। मीन्स का लफ्ज लिखा हुआ है कि ये 16 आइटम्स कम से कम 8-10 बार पढ़े तो कोई लफ्ज आ जाए आपको समझ आ जाएगा ये इंटेंजिबल है। और मीन्स के लफ्ज का मतलब है कि कोई 17th आइटम नहीं है। अगर एक से ज़्यादा साल के फ़ायदे के लिए कोई खर्चा किया गया तो वो इंटेंजिबल है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल नहीं होता। और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से, सर जी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से जो इंटेंजिबल राइज हो उसको भी इस इंटेंजिबल की डेफिनेशन में फॉल नहीं कराते। इंटेंजिबल वो एसेट है जिस पर खर्चा किया गया और उस खर्चे का फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए होना है, वो इंटेंजिबल एसेट है। अ पर्सन शैल बी अलाउड एन अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इन अ टैक्स ईयर फॉर द कॉस्ट ऑफ द पर्सनस इंटेंजिबल। वो कहता है पर्सन को अलाउ होगा अमोर्टाइजेशन डिडक्शन। जाहिरी बात है जो इंटेंजिबल खरीदा है, इंटेंजिबल एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता, जो उसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए होना होता है। हाँ अलबत्ता उसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो अलाउ होती है जब उस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। सर जी याद रखना अमोर्टाइजेशन कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ये वाली बात आप पहले पढ़ चुके हैं। और इंटेंजिबल जो अकाउंटिंग वाले असूल हैं वो इंटेंजिबल पर अप्लाई होते हैं। इंटेंजिबल एसेट को बनाते वक्त, क्रिएट करते वक्त, उसको अपडेट करते वक्त, इम्प्रूव करते वक्त, जो है वो रिन्यू करते वक्त जो खर्चा है वो कॉस्ट में शामिल होता है। और जो भी इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन और डिडक्शन है वो कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। सर जी इंटेंजिबल पर अमोर्टाइजेशन किस तरह कैलकुलेट होती है? इंटेंजिबल पर जो अमोर्टाइजेशन है उसका रूल होता है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर होती है। सर जी डेप्रिसिएशन तो WDV है ना, स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन WDV है लेकिन ये WDV नहीं है बल्कि ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पर है। और A/B का रूल लगता है। A क्या है? कॉस्ट, B क्या है? यूजफुल लाइफ। सर जी हमने पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल। यहां पर वो वाला सीन नहीं है।
proportionate in the year of purchase, nil in the year of sale। इसका मतलब यह है जितने दिन के लिए वो इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल रहा डिवाइडेड बाय टोटल साल में जितने दिन है उसको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ डेज की बेस पर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट की जाती है। नंबर ऑफ डेज की बेस पर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट की जाती है। तो अगर एक इंटेंजिबल आपने 1 अप्रैल में ख़रीदा है, अगर एक इंटेंजिबल आपने 1 अप्रैल में ख़रीदा है तो फिर पूरे साल की अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, बल्कि अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन डिवाइड बाय 365 करेंगे। ये वाली फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर की अमोर्टाइजेशन से। एक साल की जो अमोर्टाइजेशन निकली है उसको नंबर ऑफ डेज जब वो अवेलेबल था डिवाइड बाय 365 करेंगे। सर जी ये दोनों बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर अमोर्टाइजेशन को बेचा, कंसिडरेशन ज़्यादा थी, WDV कम थी, गेन आ गया, टैक्सेबल होगा। अगर कंसिडरेशन कम थी, WDV ज़्यादा थी, लॉस आएगा, अलाउड एज डिडक्शन होगा। उसके बाद आ गया फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गेन और लॉस। सर जी ये वाली बात आपको अलहदा इस तरह से बताता हूँ। सर जी अगर 1 मिलियन का इंटेंजिबल खरीदा, 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा था, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल थी, अमोर्टाइजेशन 1 लाख थी, 60,000 अलाउ होगा, 40,000 अलाउ नहीं होगा। दूसरा साल आ गया, WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे वो एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। यूजफुल लाइफ 10 साल थी, तो सर आपको तो पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगले साल भी अमोर्टाइजेशन 1 लाख ही है, 60,000 अलाउ है, 40,000 अलाउ नहीं है। सर जी उससे अगले साल WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे एसेट होली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। हमने अगर ये इंटेंजिबल बेच दिया तो हम WDV लेस कर देंगे। इससे पहले जब डेप्रिशिएबल के लिए यही वाला टेबल बनाया था तो मैंने ऐड की थी डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, याद है? वो बात यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। सर अगर यही एसेट पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा हो तो इनिशियल अलाउंस को तकसीम नहीं करते, इनिशियल अलाउंस हमेशा पूरा ही अलाउ होता है। ये बात भी ज़हन में रखना। सर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, प्री कहते हैं पहले, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू करना। कारोबार शुरू करने से पहले कोई रनिंग कॉस्ट है, कोई ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, कोई फिजिबिलिटी स्टडी की कॉस्ट है, ये पूरे का पूरा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता है कारोबार शुरू करने से पहले जो खर्चे होते हैं। और इसमें कौन से खर्चे शामिल नहीं हैं? लैंड के खर्चे शामिल नहीं हैं। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और लैंड खरीदने के अलावा जो खर्चे किए हैं कारोबार की शुरुआत से पहले, जिसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए होना है या ज़्यादा टाइम के लिए होना है, तो वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन नहीं होते, बल्कि इसकी ये 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अलाउ होते हैं। पूरा खर्चा माइनस नहीं होगा, उसका 20% 5 सालों के लिए माइनस करने की इजाज़त होती है। सर डिस्पोजल ऑफ द एसेट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, यहाँ एसेट ना रहे या आप एसेट के मालिक ना रहे, बेच देना, ख़राब हो जाना, डिस्पोज हो जाना, एक्सचेंज, कैंसिल, कोई भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हो। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करना, 5 मिलियन से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जितने पैसे आपने कैश में दिए हैं वो ना कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, और जितने पैसे आपने कैश में दिए हैं 5% के हिसाब से उस पर पेनल्टी भी लगेगी। जितने कैश में पैसे दिए, तो 5 मिलियन से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है तो आपको बैंकिंग चैनल से खरीदनी चाहिए। अगर आपने बैंकिंग चैनल से नहीं खरीदी तो वो वाली प्रॉपर्टी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। वो वाली प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जितने पैसे कैश में दिए हैं वो कॉस्ट का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाएगा, और 5% पेनल्टी भी लगेगी। कब समझा जाएगा एसेट एक्वायर किया है? जब आप एसेट के मालिक बन जाएं, जब आप पर्सनल एसेट बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल, बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं, तब समझा जाएगा आपने एसेट को एक्वायर किया है। सर जी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 5 मिलियन की लिमिट है, जबकि अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 1 मिलियन की लिमिट है। अगर आपने अदर देन बैंकिंग चैनल आपने ये एसेट खरीदे जिसकी इमूवेबल की वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा और अदर देन इमूवेबल 1 मिलियन से ज़्यादा हुई, तो सर इस पैसे को, जो वो अमाउंट जो आपने कैश में पे की है,
उसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। सर अगर एक गाड़ी खरीदी है कैश में पैसे देके और 1 मिलियन से ज़्यादा की थी, तो वो आपने 10 लाख रुपए उसमें कैश में दिए हैं, उसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब समझते हैं, उस पर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। अगर कोई इनिशियल हाउस मिलना था तो वो उस अमाउंट पर, पूरी अमाउंट पर नहीं, जितना कैश में पे किया है उतनी अमाउंट को कॉस्ट का हिस्सा नहीं समझा जाएगा और बाकी अमाउंट को कॉस्ट का हिस्सा समझा जाएगा और उस पर इनिशियल हाउस और डेप्रिसिएशन वगैरह अलाउ होगी। सर जी कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट जो परचेज किया गया, कॉस्ट क्या होगी? जितने का एसेट खरीदा। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने वैगनार, लेट्स से वैगनार खरीदी है और कल्टस दे दी है। अगर तो वैगनार 25 लाख की खरीदी है, 25 लाख पे किया, 25 लाख कॉस्ट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैंने वैगनार खरीदी है और अपनी कल्टस उसको दे दी है फॉर एग्जांपल, तो सवाल ये है कि वैगनार की कॉस्ट किसके बराबर होगी? जो कल्टस आपने दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर। अगर मैंने अपनी कल्टस दी है साथ 5 लाख रुपया भी दिया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कल्टस साथ 5 लाख है। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं, दैट वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। सर जी अगर मैंने कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल किया है, तो जिस दिन मैंने पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। गाड़ी को खरीद कर उसकी रजिस्ट्रेशन पर जो पैसे लगे हैं क्या वो कॉस्ट में शामिल होंगे? यस। गाड़ी को खरीदने पर जो कमीशन दी है क्या वो कॉस्ट में शामिल होगी? यस। अगर मैंने कोई एसेट, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है, तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने पर जो लेबर, जो मटेरियल का खर्चा है सारा कॉस्ट में शामिल होगा। अगर एसेट लेसी से लेसर को मिला है, यानी एसेट था लीज्ड एसेट। सर जब लीज्ड एसेट अगर किसको मिल गया है? लेसी को मिल गया। वो कब मिलता है? यहां लेसी यहां पूरी लेसी ने पूरी किस्तें दे दी हैं। अगर पूरी किस्तें दे दी तो उसे कहते हैं मेच्योरिटी। अगर लेसी ने पूरी किस्तें दे दी और मेच्योरिटी पर वो एसेट लेसी के नाम हुआ है, तो फिर हम उसको रेजिडुअल वैल्यू पर, उसकी कॉस्ट को किसके बराबर लेते हैं? रेजिडुअल वैल्यू को। लेकिन अगर अभी पूरी किस्तें नहीं दी थी बल्कि प्री मेच्योर सेटलमेंट कर ली, तो जो बारगेन परचेज प्राइस है, जो प्राइस है आपने पे किया, दैट वुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर एसेट लीज से ओन में ट्रांसफर हुआ है, मेच्योरिटी पर हुआ है, तो रेजिडुअल वैल्यू शैल बी द कॉस्ट। प्री मेच्योर सेटलमेंट हुई है तो बारगेन परचेज प्राइस विल बी द कॉस्ट। सर जी अगर आपने एक एसेट खरीदा है, अगर आपने एक एसेट खरीदा है और एसेट को खरीदने के लिए आपने लोन लिया है और लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, तो क्या होगा? अगर करेंसी फ्लक्चुएट करती है, कम या ज्यादा होती है, तो उससे लायबिलिटी भी फ्लक्चुएट करेगी और लायबिलिटी की वजह से एसेट की कॉस्ट भी फ्लक्चुएट करेगी और एसेट की कॉस्ट जब फ्लक्चुएट करेगी तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी कम ज्यादा होगी। सर जी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सर ये वाला पॉइंट है, 2 बार टेस्ट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में इस पे खास तवज्जो दें। लीज वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अगर सर जी मैं आपको ये वाला पॉइंट बता चुका, अब आगे चल रहा हूं। अगर पार्ट ऑफ द एसेट डिस्पोज कर दिया है, सर ए और बी इकट्ठे खरीदे थे 100 रुपए के, ए बेच दिया 70 का, अब पता नहीं चल रहा है ये खरीदा कितने का था। ए और बी इकट्ठे तो 100 के खरीदे थे, तो वो कहता है जिस दिन खरीदे थे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर इसको अपोर्शन करके ए की वैल्यू निकाल लो। यहां पर उसने ये बात कही है। अगर लैपटॉप मैंने ठीक कर दिया, मैंने 10 लैपटॉप ठीक किए और ठीक करने के बदले एक लैपटॉप ही मैंने ले लिया, तो उस लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी? 10 लैपटॉप को ठीक करने की रिपेयर चार्जेस विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। इसी तरह एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 लैपटॉप को ठीक करने के साथ 5000 रुपया भी दिया और फिर लैपटॉप लिया है, तो 10 लैपटॉप को ठीक करने के चार्जेस प्लस 5000 शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। सर जी ग्रांट,
सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट, सब्सिडी, कमीशन या एड दे दे तो याद रखिएगा ये कॉस्ट में से लेस हो जाता है, ये कॉस्ट में से लेस हो जाता है। अब एक तरफ कॉस्ट सारी पढ़ ली, अगला स्टेप है कंसिडरेशन रिसीव्ड। क्या समझा जाएगा कितनी कंसिडरेशन रिसीव हुई? तो वो कहता है जितने की चीज़ बेची, एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, या जितने की आपने चीज़ बेची। बाज़ौकात आपने इन काइंड, मैंने वैगनार लिया और कल्टस दी है ना, तो कल्टस कितने की बिकी है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वैगनार। सर जी अगर एसेट लॉस या डिस्ट्रॉय हो गया है तो कितने का? तो द कंसिडरेशन रिसीव किसके बराबर होगी? जितने पैसे आपको मिले। और इसमें वो कहता है जितनी इंश्योरेंस वालों ने आपको पैसे दिए समझा जाएगा उतने की बिकी है। या जितनी सेटलमेंट हुई, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उनकी सेटलमेंट हो गई कि भाई तुम्हारी गाड़ी मैं 26 लाख की ले लेता हूँ, तो उसकी सेटलमेंट के मौके पर उसकी गाड़ी कितने की बिकी? 26 लाख की। 26 लाख शैल बी द कंसिडरेशन। अदालत जो फैसला कर दे कि भाई ये 20 लाख की बिकनी चाहिए तो 20 लाख विल बी द कॉस्ट। सर अगर कोई बिजनेस एसेट पर्सनल यूज होने लग गया तो ये भी डिस्पोजल है, क्या कंसिडरेशन होगी? फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन वो पर्सनली इस्तेमाल होने लगा। सर अगर लीज की बात करने लगाऊं, पहले मैंने लेसर की बात की कि लेसर ने जो लीज एसेट है वो लेसी को ट्रांसफर हुआ, तो लेसी के लिए कितने का था? रेजिडुअल वैल्यू का। सर जी अगर लेसर के मुताबिक वो बिक गया, लेसी के मुताबिक उसने खरीद लिया, लेसर के मुताबिक वो बिक गया, अब वो कितने का बिका? वो कहते हैं वो भी समझा जाएगा रेजिडुअल वैल्यू का बिका। वो भी क्या समझा जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू का बिका। बस उसने एक शर्त लगा दी है, रेजिडुअल वैल्यू का बिका अगर रेजिडुअल वैल्यू प्लस लीज रेंटर्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर रेजिडुअल वैल्यू लीज रेंटर मिला के कॉस्ट से ज़्यादा है तो समझा जाएगा रेजिडुअल वैल्यू का बिका। उसके बाद वो कहता है अगर दो एसेट इकट्ठे बेच दी हैं, जिस तरह अभी मैंने कहा था ए और बी इकट्ठा खरीदा था, ए और बी इकट्ठा बेच दिया 200 रुपये का, ये नहीं पता चल रहा कि ए अकेला कितने का बिका, तो ये भी फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल पर उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। सर जी ये हमारी डिस्कशन थी। दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं जो आपके साथ डिस्कस होनी चाहिए थी और हम अब उसकी वीडियो शेयर करेंगे। सबसे पहली स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस मैंने दरमियान में इसलिए जान के इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक अलहदा पोर्शन है, कनेक्टेड नहीं है, तो मैं उसका लेक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया है और कहा भी है कि सर वो वाला एरिया रह गया। सर इंशाल्लाह आज वो भी शेयर हो जाएगा। सर आज की वीडियो की जो कमिटमेंट है वो डिडक्शन नॉट अलाउड वाला कैपिटल गेन है और स्पेकुलेशन बिजनेस है और मिनिमम टैक्स रिजीम है। आप लोग ग्रुप्स में हैं, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के साथ ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। गूगल ड्राइव का लिंक भी है, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैक्सिमम वेज हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सर जी आज के लिए इतना ही है। ओवर टू यू। Dear students, we have completed the second of fifth exam focused revision session of CAF 2, that is text practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Also, there is an announcement that CAF 3, that is Cost and Management Accounting session, will be conducted today from 2 p.m. to 5:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.